हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानू एंड अलो। तो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल। अब स्पेशल इसीलिए क्योंकि मैं इस व्लॉग में अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ अपनी कैबिन क्रू से रिलेटेड, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे डीएम है कि आप अपनी कैबिन क्रू की जर्नी शेयर करो, कैबिन क्रू कैसे बने, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कैबिन क्रू बनना चाहती है, उन्हें पता नहीं है कैसे बनना चाहते। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कैसे बनना है, बट आई शेयर यू माई जर्नी, तो जिससे आपको भी आइडिया हो कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कैबिन क्रू बन सकते हो। और इंशाल्लाह मैं ये ब्लॉग बहुत ही जल्दी बनाऊंगी कि आप कैसे कैबिन क्रू बन सकते हो। अब मैं बस कहीं मेरी जर्नी शेयर कर रही हूँ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैबिन क्रू बनने से पहले मैं क्या काम करती थी, और कितना मतलब जो भी स्टडीज़ वगैरह सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो आपको ये ब्लॉग कंटिन्यू करना होगा। आपने ज़रा सा भी इस ब्लॉग को स्किप किया तो आप वो पॉइंट भूल जाओगे और आगे जाके फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ ऐसा हुआ था वैसा हुआ। तो आपको पूरा ब्लॉग देखना होगा आपको जानने के लिए कि मेरी कैबिन क्रू की जर्नी कैसी थी, क्या थी, कैसे बनी, कितने टाइम से हूँ, कौन सी एयरलाइन में हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत सारा आता है कि मैं कौन सी एयरलाइन में हूँ। तो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर यू द नेम, बट बहुत से लोग ने मुझे फ्लाइट में भी देखा है और बहुत से लोगों ने मुझे एयरपोर्ट पे भी देखा है, मेरे यूनिफॉर्म में देखा है, मैं कौन सी एयरलाइन में हूँ वो भी देखा है। तो अगर ऐसे देखो दैट वुड बी ओके, बट मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी मैं एयरलाइन का नाम नहीं शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। एंड द सेकेंड पॉइंट, यूनिफॉर्म। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं वीडियो बनाते हो, आप यूनिफॉर्म में गेट रेडी विथ मी बनाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, यूनिफॉर्म दिखाओ, आप कैबिन क्रू हो तो यूनिफॉर्म दिखाओ। तो मैं यूनिफॉर्म में नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि हमारी पॉलिसी में ऐसा है कि हम यूनिफॉर्म में कुछ भी वीडियोस वगैरह बना के नहीं पोस्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अलाउड। हमारे पॉलिसी में साफ साफ लिखा है, क्योंकि ये भी मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था। बहुत पुरानी वीडियो थी मेरी यूनिफॉर्म में, तो उसके पीछे भी एक इंसिडेंट हुआ था। ये वाला इंसिडेंट भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले ब्लॉग में शेयर करूंगी, या फिर मैं कोशिश करूँगी कि इसी ब्लॉग में मैं इसको कवर करूँ। तो मुझे ये सब रिस्क नहीं लेना है कि मैं ज़बरदस्ती यूनिफॉर्म में पोस्ट करूँ, फिर वो एयरलाइन के खिलाफ हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा कुछ हो जाए। तो इसलिए मैं यूनिफॉर्म में नहीं पोस्ट करूँगी कोई भी चीज़ें। बट आपने देखे हो दैट, मतलब वो ठीक है, आपने देखे करे हो, सामने से देखे हो, बट वीडियोस वगैरह में मैं नहीं ऐड करने वाली हूँ। बट ऐसा होता है इंटरनेशनल एयरलाइन में, जैसे एमिरेट्स हो गया, रियाद हो गया और एयर अरेबिया हो गया, बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइन है जिसमें यूनिफॉर्म में पोस्ट करना अलाउड है, तो वो लोग पोस्ट करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। बट मेरी एयरलाइन में इट्स नॉट अलाउड, सो आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट। अभी मैं वो कंपनी में जॉब कर रही हूँ, तो मैं रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, तो इसलिए मैं यूनिफॉर्म में नहीं पोस्ट करती हूँ, और ना ही मैं कोई भी इन फ्यूचर कोई भी वीडियो नहीं डालने वाली हूँ यूनिफॉर्म में। तो लेट्स कंटिन्यू गाइस, स्किप मत करना, पूरा कंटिन्यू करना मेरी जर्नी जानने के लिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, अगर मैं बीच में कोई पॉइंट स्किप कर दी और आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप कमेंट करो, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। सो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मैं जब 18 ईयर्स की होने वाली थी, हुई नहीं थी, लाइक अराउंड टू मंथ्स बाकी थे होने के लिए 18 ईयर्स के, तो तभी आई ज्वाइन कॉल सेंटर। मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी जब मैं 18 की नहीं हुई थी। अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में रूल है कि 18 अबाव ही जॉब कर सकते हैं, बट मैं वहाँ पे कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा था कि नहीं, मुझे जॉब करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, तो मैं वहाँ पर जॉब करने लगी। और वो लोग ने मुझे बोला हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अभी 2 महीने में 18 ईयर्स के होने ही वाले हो, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। सो फर्स्ट सैलरी मेरी कितनी थी मैं आपको ये बताती हूँ। तो फर्स्ट सैलरी मेरी लगभग कुछ 10 के ऊपर कुछ थी, 10, 11, 12 ऐसे ही कुछ थी। बट अगर ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना सब निकाल दो तो मेरे पास में सिर्फ 7 या 8 ही हाथ में बचता था। बट वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं 18 ईयर्स की भी नहीं हुई थी, मुझे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो मेरे को ऐसा कि मैं घर पे बैठ के टाइम पास नहीं कर सकती। और ये कॉल सेंटर में जॉब मैं इसीलिए कर रही थी क्योंकि मेरा पहले से मोटिव था कि मैं कैबिन क्रू बनूंगी। पहले से ही ऐसा था कि मैं कैबिन क्रू बनूंगी। ये कोई ऐसा नहीं अचानक से दिमाग में आया किसी को देख के या किसी से इंस्पायर होके।
मेरे को स्टार्टिंग से था मैं कैबिन क्रू बनूंगी। तो कैबिन क्रू बनने से पहले मैं सोचती कि कैबिन क्रू का इंटरव्यू देते रहूंगी और उसके साथ में मैं कॉल सेंटर में जॉब भी करूंगी। तो जब तक का मेरा सिलेक्शन होगा तब तक का मेरे पास में कुछ इनकम होगी, तो मैं उस इनकम से मेरे लिए कुछ कर सकूंगी। क्योंकि मुझे अभी अपने मॉम डैड को ऐसे बर्डन नहीं डालना था कि तुम लोग अभी मेरा ये करो वो करो ये करो वो करो। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं खुद से खुद का ही सारा एक्सपेंस उठाऊँ। तो तभी मेरे हाथ में कुछ 7-8 thousand इन हैंड आता था, तो मैं उसको सेव करके रखती थी। बट ऐसा कुछ बाहर चले गए खाने करने के लिए तो मैं ऐसा भी नहीं करती थी कि पूरा पैसा शानू ही खर्चा करे, पूरी चीज़ें शानू ही खर्चा करे। मैं उनके ऊपर भी बर्डन नहीं बनना चाहती थी। तभी थे शानू मेरे साथ में, वो भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। बट स्टार्टिंग से शानू मेरे साथ में थे। जब व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड के मेरे एग्जाम आने वाले थे तब से शानू मेरे साथ में है। तो यू कैन गेस कि अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत टाइम तक हम लोग अभी साथ में हैं। तो उसके बाद में फिर मैं सेव करती थी, हम लोग बाहर जाते थे, शानू हर चीज़ में खर्चा करते थे, मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत स्पेंड करी, बट इतना नहीं स्पेंड करती और मेरे पूरे के पूरे पैसे सेव होते थे जो एंड में बचते थे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और खाने का निकाल के। और कभी कभी मैं वहाँ पे खाना भी नहीं खाती थी तो शानू मुझे घर से खाना ला के वहाँ पे ऑफिस में देते थे। मैं अपने लंच में हम दोनों साथ में बैठ के बाहर खाते थे। फिर मेरा लंच ब्रेक खत्म हो जाता था, मैं वापस से अंदर चले जाती थी ऑफिस में और शानू घर आ जाते थे। फिर वो मैंने किया 1.5 मंथ। मुझे इतना नहीं जमा वहाँ पे क्योंकि वो लोग ओवर टाइम करवाते थे, इतनी सैलरी नहीं मिल रही थी। रात में आते आते मुझे बहुत टाइम हो जाता था, नींद बराबर नहीं हो रही थी, सुबह में वापस जाना पड़ता था। और वो कंप्यूटर में देख देख के ना मेरा सर दर्द होता है। मुझे स्टार्टिंग से ही ये कॉल सेंटर वाला जॉब नहीं पसंद है। बस खाली एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था करके मैं कर रही थी। मैं कभी भी ऐसा एक जगह पर बैठ के काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे पूरा घूम घूम के ऐसे करना होता है। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी बिना बताए, क्योंकि अगर मैं बता के छोड़ी तो वो लोग फिर बोलते कि आपको रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा, फिर 1 महीने का टाइम होगा, उसके बाद में ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो इतना सब कुछ मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने बिना बताए छोड़ दी। फिर उसके बाद में मैंने दूसरी जॉब की, जो वो भी कॉल सेंटर ही थी, बट मैंने उसके बारे में थोड़े पॉजिटिव रिव्यू वगैरह सुने थे और उसमें मुझे थोड़ा इससे ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। सेम टाइम था, सेम काम था, सैलरी ज़्यादा थी। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं करूँ मैं, जब मुझे ज़्यादा सैलरी मिल रही है। 1-2 महीने का एक्सपीरियंस रहने के बाद में भी तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दिया और फिर वहाँ पे ही मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं वहाँ पे भी कुछ 1-1.5 महीने ही काम की। मैं मतलब जब वो काम कर रही थी मैं 18 की भी हो गई थी, मतलब 2 महीना आई गेस मैंने किया होगा, शायद 1.5-2 महीना वहाँ पे भी किया मैंने। तो वो जॉब करती थी और साथ में मैं कैबिन क्रू का इंटरव्यू भी देने जाती थी। मतलब कहीं मेरा वीक ऑफ रहता था या फिर मैं छुट्टी ले लेती थी ये बोल के कि मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, मुझे लेट हो गया, और मैं जाती थी कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं पहले गई थी एयर इंडिया में, गई थी आई गेस एयर इंडिया में गई थी। तो वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था एयर इंडिया में। सो आई वेंट टिल 4th राउंड तक का मैं पहुंच गई। मतलब फर्स्ट इंटरव्यू 4th राउंड तक का पहुंचना, जबकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि कैसा होता है क्या होता है। बस खाली ऐसे ही चले गई फॉर्मल्स वेयर करके और अच्छे से रेडी वेडी होके, और बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कैसा होता है। बट फिर भी अलहमदुलिल्लाह से 4th राउंड में पहुंच गई। और फिर उसके बाद में मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि तुम्हें कैबिन क्रू क्यों बनना है, वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू। अब मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई, मैंने एकदम फंबल हो गई सामने कि नहीं बस ऐसे ही बनना है। मैंने ये जवाब दे दिया। शिट, मेरे को इतना रिग्रेट हुआ ना। उसने मुझे बोला और कोई रीज़न नहीं है। उसने मुझे 2 से 3 बार और मतलब ऐसे दिया कि मैं और कुछ बात करूँ, मैं उसको कुछ बोलूँ इंटरव्यूअर को, बट मैं कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, फंबल हो गई थी। तो उसने बोला ठीक है यू कैन गो, विल मेल यू रिगार्डिंग दिस कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट, ये वो करके। मैं डर गई। फिर मुझे कहीं ना कहीं सी उम्मीद थी कुछ तो होगा कुछ तो होगा, बट नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं चले गई और मेल मुझे आया भी नहीं। तो मैंने बोला कि आई विल गिव अनदर ट्राई। मैं फिर गई इंडिगो के इंटरव्यू के लिए। लाइन से ना बीच में तभी बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे थे, बहुत सारी एयरलाइन के। एक चीज़ बताना भूल गई, मैं सब में पहले गई थी अकासा का इंटरव्यू देने। तो मुझे ऐसा लगा कि वो कैबिन क्रू का इंटरव्यू है, बट वो था ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू। सब में पहले मैंने अकासा का इंटरव्यू दिया, हाँ, और तभी मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गई एज ए ग्राउंड स्टाफ। फर्स्ट को में फर्स्ट इंटरव्यू, एविएशन में फर्स्ट इंटरव्यू, और मैं वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ में सिलेक्ट हो गई।
और मेरे को उन्होंने तभी कुछ नहीं बताया। मैं अपनी 2 कज़िन बहन के साथ में गई थी कि चलो यार मेरे साथ में, मैं अकेले हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरी 2 कज़िन बहन मेरे साथ में आए थे एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। सब चीज़ हो गया, मैंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, एकदम रेडी होके गई थी मैं, सब चीज़ प्रॉपर हुई। देन मुझे नेक्स्ट दिन ही वो लोग ने आकाशा का ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना के बोलता है तुमको 2 दिन में दिल्ली जाना है, फटाफट अपने बैग पैक करो, तुम आ रहे हो कि नहीं बताओ। टिकट भी आ गई हमारी। मैंने बोला दिल्ली क्यों बुला रहे? फिर देन आई गॉट टू नो कि ये ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू था। फिर मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मैं चले जाती हूँ, अभी कैबिन क्रू का भी इंटरव्यू दूंगी, जब उसमें सिलेक्शन होगा तब मैं ये छोड़ दूंगी। फिर मेरे को बहुत सारे सजेशन आए, घर वाले लोग ने सजेस्ट किया कि तू ग्राउंड स्टाफ के लिए मत कर, तू कैबिन क्रू, तो कैबिन क्रू ही बनना है स्टार्ट से। फिर शानू ने भी बोला, अप्पी लोग ने भी बोले, अम्मी ने भी बोले। फिर मेरे दिमाग में ऐसा आया जब मुझे कैबिन क्रू बनना ही है तो मैं ग्राउंड स्टाफ में क्यों जाऊँ, क्योंकि वो भी एक एविएशन वाला पार्ट हो जाता है, राइट। तो मैं ज़बरदस्ती जाऊँ 25 दिन की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली, फिर वहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट होगा। इट्स बेटर कि मैं यहीं रह के ग्राउंड स्टाफ का डिनाई कर देती हूँ कि मैं नहीं आऊँगी और मैं जाती हूँ फिर बाकी कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने फिर ऐसा डिसीजन ले लिया कि नहीं आलिया, अब मैं नहीं जाऊँगी ये ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए, मैं जाऊँगी कैबिन क्रू के इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने मना कर दिया उनको कि नहीं सर, आई एम नॉट गोइंग टू कम बिकॉज आई एम ट्राइंग फॉर अ कैबिन क्रू एंड मतलब उतना ही कुछ बात हुआ मेरा, ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ कि मैं कैबिन क्रू करने का, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ ग्राउंड स्टाफ, ऐसे बोल के। तो फिर मैंने मना कर दिया एंड देन फिर मैं गई थी एयर इंडिया का इंटरव्यू देने, जो कि मैंने बताया कि मैं 4th राउंड तक का पहुंच गई थी। देन उसके बाद में आई वेंट फॉर इंडिगो का इंटरव्यू के लिए। तो इंडिगो के इंटरव्यू में 300, 400, 500 लड़कियाँ आती है एंड सबसे बुरी बात इनकी, ये एक दिन के इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू होता है महीने में 4 इंटरव्यू करते हैं और वो एक टाइम में सिर्फ 2 लड़कियां सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ 2। अब वो 2 किनको करते हैं? जो ऑलरेडी 10 से 15 बार आ चुके होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। लाइक वो लोग बार बार रिपीट करके, जो लड़कियां आते रहती है, हिम्मत नहीं हारती है, वैसा वो उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। बट देन टू आई वेंट टिल 4th राउंड, वहाँ पर भी इंडिगो में भी 4th राउंड तक का पहुँच गई। देन जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कार ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पे एक स्कार है, तो उसके वजह से मैं रिजेक्ट हो गई, सिर्फ उस स्कार के वजह से। बिकॉज उनका ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। एंड उनका स्लीव्स इतना होता है, राइट, इतना ही, हाँ इतना ही होता है उनका स्लीव्स एंड 1 पीस होता है। तो मेरे को उसमें रिजेक्ट कर दिया इन द 4th राउंड कि यू हैव अ स्कार, यू जस्ट डू अ ट्रीटमेंट एंड कम बैक एंड देन विल लुक कि क्या करना है बोल के। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि कैबिन क्रू बनना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट ऑन द अदर साइड कैबिन क्रू बनना बहुत ईजी है। अब आप सोच रहे होगे मैं आप डिफिकल्ट भी बोल रही हूँ, ईजी भी बोल रही हूँ, तो ये अगर आप समझ जाओगे कि कैबिन क्रू का रिक्वायरमेंट क्या है, कैबिन क्रू बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो आपके लिए ईजी है। बट अगर आप नहीं समझ पाए हो तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जैसा मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं वो टाइम पे नहीं समझ पाई थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मैं वेंट फॉर अ विस्तारा इंटरव्यू। अब विस्तारा इंटरव्यू के पहले मतलब इंडिगो और विस्तारा के बीच में ईद आई थी और मैंने लगा लिए थे मेहंदी मेरे हाथों पे। दैट्स फाइन, मेहंदी थी वो निकल जाती है, थोड़ा सा स्टेन था मेरे हाथ पे मेहंदी का। तो मैं गई विस्तारा के इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे 1st राउंड कुछ हाइट एंड वेट वगैरह चेक होता है एंड स्कार चेक होता है। और उसी दिन ना एयर इंडिया का भी इंटरव्यू था, विस्तारा का भी था, एयर इंडिया का भी था। बट पहले मैं एयर इंडिया विस्तारा के इंटरव्यू के लिए गई, क्योंकि उसका टाइमिंग में थोड़ा सा ऐसा था। तो मैं विस्तारा के इंटरव्यू 1st राउंड में ही वो लोगों ने हाइट वेट चेक किया, मेरा हाइट प्रॉपर है, उससे ज़्यादा ही, जितना इनका रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही है मेरा हाइट। एंड वेट भी मेरे BMI मतलब सही है मेरा BMI, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है हाइट एंड वेट में। एंड देन आई स्कार्स की बारी, तो उन्होंने स्कार चेक किया और जो मेरे हाथ में स्कार है जो इंडिगो में रिजेक्ट हुआ था, वो लोग ओके थे उस कार के लिए, वो इतना नहीं विजिबल है, तो वो लोग ओके थे उस कार के लिए। एंड देन फिर आई बात मेहंदी पे। अब मेरे हाथ में थी मेहंदी, तो बोला कि
आलिया प्लीज़ रिमूव दिस मेहंदी स्टेन एंड कम बैक अगेन। अगर हम अभी आपको आगे भी भेज दें तो आपको 4th राउंड में जो बैठा है पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए, ही इज़ गोइंग टू रिजेक्ट यू बिकॉज ऑफ दिस मेहंदी। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैम इट्स जस्ट अ मेहंदी स्टेन, ये तो 2-3 दिन में निकल जाएगा, इट्स नॉट अ टैटू और समथिंग, ये परमानेंट रह जाएगा। तो शी इज़ लाइक नो आलिया, अगर हमने तुमको भेज भी दिया तो वो तुमको ऐसे ही भेजना है, सो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ऐसा ऐसा बोला। मैं बोली छोड़ ठीक है, मैं ज़्यादा अभी इनके साथ में नहीं, सामने नहीं गिड़गिड़ा सकती, नहीं यार ऐसे करो वैसे करो। इट्स फाइन, अल्लाह की जब मर्जी होगी तब कैबिन क्रू बनना है, मैं बन जाऊंगी। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मैं मेहनत कर रही हूँ। सुबह में अपनी नींद खराब करके मैं जाती थी, तो सबको दिख रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मेहनत का फल तो मिलना ही है ऑब्वियसली। तो जब कैबिन क्रू बनना है मैं तभी बनूंगी, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ या मैं मेहनत ना करूँ, बट मेहनत करना है मेरा काम है। और कैबिन क्रू बनाना अल्लाह का काम है। मतलब मुझे कैबिन क्रू बनना है तो वो अल्लाह मेरी मदद करेंगे कैबिन क्रू बनने में, और मेहनत करना तो मेरा ही काम है। तो फिर मैं वहाँ से चली गई एंड देन आई वेंट अगेन फॉर एयर इंडिया इंटरव्यू। एयर इंडिया के इंटरव्यू में गई और शायद वहाँ पर अगेन मैं, पता नहीं कुछ तो हुआ था या फिर मैं नहीं जा पाई थी, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि उसको मुझे टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो तभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में एयर इंडिया का वापस से इंटरव्यू था, सो अगेन वेंट फॉर द एयर इंडिया इंटरव्यू। और वहाँ पे आई गॉट सिलेक्टेड फॉर PhD ट्रेनिंग। मेरी मस्ती तो देखो, मतलब PhD ट्रेनिंग का कब हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो आई गेव ऑल द इंटरव्यू, 4th राउंड, 4 राउंड होता है एयर इंडिया के इंटरव्यू में, अभी का नहीं पता है, जब मैं इंटरव्यू देने जाती तभी 4 राउंड होते थे। तो आई गॉट सिलेक्टेड प्रॉपर। मेरे साथ में एक मेरी फ्रेंड थी जो भी एयर इंडिया में फ्लाई कर ही रही है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गई थी। उन्होंने बोला कि लैपटॉप में सारी आपकी डिटेल्स वगैरह फिल कर दो, मैंने सारी डिटेल फिल कर दी अपनी वहाँ पे। देन अ लेडी केम टू मी एंड फिर वो मुझे बोलती है आलिया यू गॉट सिलेक्टेड फॉर PhD ट्रेनिंग। मैंने बोला कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस PhD ट्रेनिंग, मुझे नहीं पता है कुछ भी। तो बोला कि इट्स टाइप ऑफ ट्रेनिंग ओनली, बट तुम्हारी जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है उससे पहले एक 10-15 दिन की या 20 दिन की ऐसी कुछ अलग से ट्रेनिंग होती है, दैट विल वर्क फॉर योर ग्रूमिंग एंड क्या बोलते हैं, हाँ ग्रूमिंग वगैरह पे काम होगा एंड आपकी इंग्लिश पे काम किया जाएगा, आपकी ग्रामर पे काम किया जाएगा आपको, और मतलब आपकी वो ट्रेनिंग से पहले आपको और रेडी किया जाएगा कैबिन क्रू बनने के लिए। तो मतलब आई एम ओके फॉर इट, नो प्रॉब्लम। तो सिंपली ठीक है आपको मेल आएगा PhD ट्रेनिंग के लिए, तो आप फिर वो ज्वाइन करना। बोली ओके दैट्स फाइन। फिर उसके बाद में मैं घर पे गई, मेरे को कुछ दिन बाद लाइक अराउंड 1 वीक के बाद में मेरे को फ़ोन आता है एयर इंडिया के HR टीम की तरफ से, शायद कॉल था, एंड शी वॉज लाइक आलिया आपकी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, आप बॉम्बे में हो ना? मैंने बोला हाँ मैं बॉम्बे में रहती हूँ। तो शी वॉज लाइक अभी आपकी कुछ डेट बताया था, ये तारीख से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है एयर इंडिया ट्रेनिंग सेंटर में। तो बोला ओके, बट मेरी मस्ती देखो। मैंने बोला बट आई वॉज सिलेक्टेड फॉर PhD ट्रेनिंग ना। शिट, एंड देन आई मेस्ड अप। मेरे को जो नहीं बोलना चाहिए था मैंने वो बोल दी। मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रही थी, अरे मैं तो सिलेक्ट हो गई हूँ, अब मैं बोलती हूँ मेरे को PhD ट्रेनिंग दो, PhD ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला हाँ क्या PhD ट्रेनिंग के लिए तुम सिलेक्ट हुए थे, लेट मी चेक। मेरे को वो बुला रही थी सामने से, तुम आओ ट्रेनिंग पे आओ, तुम सिलेक्ट हो गए हो, तुम्हारी इनिशियल ट्रेनिंग चालू है। बट मेरी मस्ती देखो, मैंने उनको उसको सामने से बोला कि नहीं मैं इनिशियल ट्रेनिंग पे नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं तो PhD ट्रेनिंग में सिलेक्ट हुई हूँ, मेरी पहले PhD ट्रेनिंग करा उसके बाद में मैं इनिशियल ट्रेनिंग पे आऊँगी। शिट। और उसने बोला मैं चेक करती हूँ बोल के उसने रख दिया फ़ोन। अब मैं हो गई नर्वस, मैंने बोली अब क्या करूँ, मैंने तो यहाँ पे कर दिया, खराब कर दिया, पूरा भसड़ मचा दी पूरी मैंने यहाँ पे, अब क्या करूँ मैंने इसको बार बार कॉल कर रही हूँ, मैं उठा उठा उठा, एंड वो कॉल नहीं उठा रही है, क्योंकि कभी कॉल नहीं उठाते, एक बार जो कॉल रख दिए ना नहीं उठाते। अब उसने बोल दिया कि ये PhD ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुई है, ये हुई है वो हुई है। कुछ दिन बाद मुझे मेल आता है कि तुम्हारी PhD ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू होने वाली है। और ये सब कब हो रहा था, जब मैं जॉब पे थी, जब मैं सेकंड कॉल सेंटर में काम कर रही थी, ये सब उसी के दौरान है, मतलब उसी के बीच में ये सब चल रहा था। तो उसने बोला PhD ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू होने वाली है, 21 डेज की ट्रेनिंग होगी, इसमें
तुम्हें ऑनलाइन बैठना है घर पे फुल्ली ग्रूम होके, फुल्ली रेडी होके, नोटबुक पेन वगैरह सब लेके, इसमें भी तुम्हारा वाइवा होगा। मतलब ठीक है, चलो कोई नहीं, सब अल्लाह की मर्जी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। बट मैंने उसमें करा था, इसीलिए मैंने उसमें खराब किया था, इसलिए हुआ ये चीज़। बट अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा रहे थे कि आलिया तू सीधा जा, तू सीधा कैबिन क्रू बन जाएगी। बट मैं बोली नहीं, मेरे को आड़ा टेढ़ा होके जाना है, मेरे को सीधा नहीं अच्छा लगता रास्ता, ऐसा हो गया था। तो फिर उसके बाद में मेरी वो ट्रेनिंग चालू हुई, और वो ट्रेनिंग मेरा दोपहर का टाइम था, तो मेरे को वो जॉब छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि मैं वो जॉब पे रह के ये ट्रेनिंग नहीं कर सकती थी। हाँ, वो मतलब वही जॉब पे रह के मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका टाइम इसका टाइम दोनों कोलैप्स हो रहा था। तो फिर उसके बाद में मैं ये ट्रेनिंग की पूरी, और देन आई गॉट टू नो कि उसमें से हमारे बैच में टोटल 25 लड़कियां थी, एंड दे वर सिलेक्टिंग ओनली मणिपुरीज वाली लड़कियां। मतलब वो होते ना, मतलब वो थोड़ी डिसेंट से होते हैं, अगर कोई उनको कुछ बोल दिया वो चिल्लाते नहीं है, कुछ नहीं करते, वो मतलब बहुत स्वीट होते हैं वो लोग। आई डोंट, मतलब मैं उनको ये नहीं बोली कि लोग बहुत खराब होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं वो लोग, किससे कुछ लेने देने में नहीं, अपने काम से कुछ मतलब रहता है। तो उसमें थी 2 लड़कियां मणिपुरी की, तो उन लोग ने हमारी पूरी ट्रेनिंग हो गई, वाइवा हो गया, एंड आई वाज लाइक, मतलब ट्रेनिंग में पूरा टाइम वो इंस्ट्रक्टर थी, वो आलिया आलिया आलिया, मतलब मैं उसकी फेवरेट बन गई थी। एंड आई वाज डैम श्योर कि मैं तो सिलेक्ट होने ही वाली हूँ पीएचडी ट्रेनिंग में, कुछ भी हो जाए मेरे को सिलेक्ट करने वाली, क्योंकि मैं तो इसकी फेवरेट बन गई हूँ। क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आलिया ये देखो, ये क्यों नहीं आई, वो क्यों नहीं आई, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज़ के लिए वो मुझे याद करती थी। बट इन द एंड जो 2 मणिपुरी वाली लड़की थी वही सिलेक्ट हुआ, बाकी के सब रिजेक्ट हो गए। बहुत दुख भरी कहानी थी, आई नो, क्योंकि मैंने पूरा अपने 21 दिन वेस्ट किए उसके पीछे। बोला चलो ठीक है, ये भी अल्लाह की मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं डेली बैठती थी, पता है, प्रॉपर फॉर्मल वेयर करके, बाल प्रॉपर बांध के, हर चीज़ प्रॉपर एकदम टिप टॉप होके बैठती थी। फिर ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ में, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे को बहुत तकलीफ हुई, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी, अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं कैबिन क्रू बन पा रही हूँ। बट फिर भी दिल में ऐसा था मेरे कि नहीं, मैं बन जाऊँगी। देन अभी जो मैं एयरलाइन में हूँ उसका इंटरव्यू चल रहा था, उसका फर्स्ट इंटरव्यू था बॉम्बे में। आई वाज लाइक कि चलो आई गिव इट अ ट्राई। फर्स्ट इंटरव्यू था उस एयरलाइन में मेरा, और उस एयरलाइन का ही फर्स्ट इंटरव्यू था मुंबई में, और मैं चले गई इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे मैं सुबह से 7 या 8 बजे से गई थी, और लिटरली मुझे रात के 10 बज गए थे, मतलब टोटल 12 घंटे। और फाइनली मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो गई। उसके कुछ 5 या 6 राउंड्स होते हैं, और मैंने सारे राउंड क्लियर कर लिया, और मैं उसमें सिलेक्ट हो गई। बहुत सारे राउंड थे उसमें, डॉक्यूमेंटेशन चेक था, हाइट वेट था, स्कार था, एंड यू हैव टू रीड द अनाउंसमेंट एंड ऑल, आपका कम्युनिकेशन चेक था, और भी बहुत सारे कुछ थे उसमें। और मैंने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया फर्स्ट गो में। फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा उस एयरलाइन में, और मैंने बस यही सोचा कि इसमें अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ही चाहते थे कि मेरे साथ में कुछ अच्छा हो और मैं इसी एयरलाइन में जाऊँ। अल्लाह मुझे बस खाली बोले थे कि नहीं, तू मेहनत कर, और तुझे जब ये एयरलाइन का आएगा तब तू उसमें सिलेक्ट हो जाएगी। सो आई फाइनली गॉट सिलेक्टेड एज ए कैबिन क्रू। अब मैं कैबिन क्रू के लिए सिलेक्ट हो गई, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कैबिन क्रू बन गई। फिर मैं सिलेक्ट हुई थी कुछ आई गेस जुलाई 2023, जून या जुलाई ऐसे ही कुछ। फिर मैं बहुत टाइम रुकी, मुझे कुछ मेल ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, और मैं बहुत डर गई, यार ये क्या हो रहा है, मेरे को नहीं समझ रहा है। बट मुझे उससे पहले एक मेल आया था कि आपको मेडिकल करवाना है, क्योंकि हर कैबिन क्रू बनने से पहले आपके पूरे बॉडी का चेकअप होता है, हर चीज़ आपका, सोनोग्राफी होगा, ये होगा, वो होगा, पूरा बॉडी का चेकअप होता है। एंड आपका यूरिन सेंस कैसा है, और सारी चीज़ें होती है ना, आपका आई साइट भी सही है या नहीं है, आप मतलब
आपको ब्लर नहीं दिखता, ये नहीं दिखता है, हर चीज़ आपकी बॉडी की हर चीज़ का मेडिकल टेस्ट होता है एंड देन यू हैव टू क्लियर दैट एज वेल। अगर आप वो भी नहीं क्लियर कर पाओगे तो आपको बोलते हैं कि वापस से करो, वापस से करो। अगर नहीं होगा तो फिर वहाँ पे भी आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो वो भी एक मतलब इंटरव्यू का ही पार्ट हो जाता है। तो मेरा मेडिकल भी क्लियर हो गया। हम लोग कहाँ पे तो गए थे, शायद अपोलो क्लिनिक में गए थे, शानू ने मेरे को लेके गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे पूरा मेडिकल टेस्ट हुआ था मेरा एंड उसमें मेरा मेडिकल में भी अल्हम्दुलिल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फिट टू फ्लाई। और फिर उसके बाद मैं बहुत टाइम रुकी कि अभी कुछ रिस्पॉन्स होगा, अभी ज्वाइनिंग का कुछ डेट आएगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं आ रहा है। देन एक दिन, जिस दिन शानू का बर्थडे था 18 अगस्त 2023, आई रिमेंबर ऑल दिस डेट था कि मैंने कब इंटरव्यू दी थी और ये कब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया, ये सब आया। और उस दिन शानू के बर्थडे के दिन मुझे गिफ्ट मिला मतलब शानू का था बर्थडे बट मुझे गिफ्ट मिला, मुझे आया गोल्डन कॉल, आलिया आपका 24 अगस्त से ट्रेनिंग चालू है, सो बी रेडी, गेट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड कम एट दिस लोकेशन। मैंने बोला हाय अल्लाह का शुक्र है, शानू के बर्थडे के दिन मुझे गिफ्ट मिला। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मैंने घर पे सबको बताया, शानू को फ़ोन किया, शानू मेरी ट्रेनिंग चालू होने वाली है 24 अगस्त से, ऐसा है, यहाँ पे होने वाली है। बट वो लोग मुझे भेजने वाले थे दिल्ली। वो बोलती है आप दिल्ली में ट्रेनिंग करोगे, इट्स ओके फॉर यू। मैं बोली मैम मैं बॉम्बे में रहती हूँ, प्लीज़ मेरे को बॉम्बे में दे दो ट्रेनिंग, मैं अपने घर पे रह के ही अच्छे से जाऊँगी करूँगी। तो उसने बोला ठीक है मैं चेक करती हूँ। एंड फाइनली वहाँ पर क्रू के लिए रिक्वायरमेंट थी, मतलब स्पेस थी वो बैच में, तो मुझे डाल दिया बॉम्बे में ट्रेनिंग के लिए। तो मेरी ट्रेनिंग भी बॉम्बे हुई है एंड फिर उसके बाद में 24 अगस्त से मैं गई, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह मिला और फिर तभी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। एंड देन उसके बाद में मैं रिलीज़ हुई हूँ, मतलब एज प्रॉपर कैबिन क्रू बनी हूँ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होती है 3 से 4 महीने की, बट 3 महीने की यूजुअली होती है, 3 या 3 से कम होती है। बट उस टाइम पे ट्रेनर का बहुत शॉर्टेज था, ट्रेनर दूसरे बैचेस को भी ट्रेन कर रहे थे, तो इसीलिए हमारी जो ट्रेनिंग थी वो 4 महीने के लिए एक्सटेंड हो गई। 4 महीने में हमें बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे। और अब ये सोचते हो कि कैबिन क्रू बनोगे तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, बट बहुत सारी पढ़ाई होती है। तो हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, हमारे ग्रूमिंग का एग्ज़ाम होता है, हमारे CRM का एग्ज़ाम होता है, सर्विस का एग्ज़ाम होता है, सेफ्टी का एग्ज़ाम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि कैबिन क्रू एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप एक फायर फाइटर हो, मतलब आसमान में आप एक फायर फाइटर हो, एक डॉक्टर हो, एक पुलिस हो, मतलब हर चीज़ कैबिन क्रू को होना पड़ता है। तो वो सारी ट्रेनिंग हमें मिलती है हमारी इनिशियल टाइम पे। एंड देन ये जो इनिशियल टाइम पे ट्रेनिंग मिलती है, हर एक साल में वो वापस से रिकरेंट होता है हमारा, बीच बीच में दूसरी ट्रेनिंग होती है। तो ऐसा मत सोचो कि आप कैबिन क्रू बन गए तो पढ़ाई से एकदम दूर हो गए हो, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचती थी कि अभी चलो कैबिन क्रू बन गई हूँ, पढ़ाई से छुटकारा मिल गया है, बट बिल्कुल नहीं, पढ़ाई से बिल्कुल छुटकारा नहीं मिला है। अभी आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो मैं एक ही महीने में 2 बार ट्रेनिंग पे जाके आई हूँ, एक मंथ स्टार्ट में और एक मंथ एंड में, और दोनों अलग अलग ट्रेनिंग है। और हमें हर ट्रेनिंग में, हर एग्ज़ाम में पास होना होता है। अगर जहाँ पे भी फेल हुए वापस से उसका एग्ज़ाम देना होगा। तो मैं कहाँ थी मैं भूल गई। हाँ, तो फिर ये 4 महीने तक का ट्रेनिंग हुई हमारी, और फिर मैं जो रिलीज़ हुई वो मैं जनवरी में रिलीज़ हुई। जनवरी से मैंने एक्चुअल फ्लाई करना स्टार्ट किया एज ए कैबिन क्रू। तो मेरी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो थी हैदराबाद से, क्योंकि मेरे को बेस मिला था हैदराबाद। सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बहुत ज़्यादा मुश्किल था मुझे हैदराबाद में रहना, अपने घर वालों से दूर, अपनी फैमिली से दूर, शानू से दूर, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी वहाँ पे हैदराबाद। बट मैं थी वहाँ पे कुछ महीनों के लिए, आई गेस 3 महीने के लिए थी। बट 3 महीने में मैं पूरा टाइम इधर बॉम्बे आ जाती थी, क्योंकि मेरा AEP, पहले हमें टेम्प्ररी AEP मिलता है, एयरपोर्ट एंट्री पास, पहले टेम्प्ररी मिलता है 3 बार, एंड देन अभी शायद 1 ही बार मिलता है, उसके बाद में फिर परमानेंट मिल जाता है। तो हमें 3 बार मिला था। तो उस टेम्प्ररी AEP में एक्सपायर होता, 10 11 15 दिन के बाद में हमें न्यू AEP रिन्यूअल होके मिलता था। तो मैं उस दौरान घर चले जाती थी, घर जाके रहती थी पूरा टाइम।
और फिर कुछ टाइम शानू भी मेरे पास में आके रहे हैं हैदराबाद में। तो ऐसी टाइम निकल जाता था, बट वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए रहना। बहुत अजीब सी जगह थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वहाँ पे भी। फिर उसके बाद में मैं बहुत सारे मेल करती थी, प्लीज़ मेरे को भेज दो, बॉम्बे भेज दो मेरे को। बॉम्बे बेस था बट वहाँ पे क्रू की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हैदराबाद तभी न्यू बेस ओपन हुआ था, तो हैदराबाद में बहुत सारे क्रू की रिक्वायरमेंट थी, तो हमें वहाँ पे भेज दिया। हैदराबाद से फ्लाइंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, हमें इंटरनेशनल लेवर्स मिलते थे, डोमेस्टिक लेवर्स मिलते थे, अच्छे अच्छे पैटर्न्स मिलते थे, फ्लाइंग बहुत अच्छी थी। बट प्रॉब्लम यही थी कि घर वाले नहीं हैं, सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, बहुत परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद में मुझे बेस चूज़ करने का मेल आ गया और उसमें बॉम्बे का ऑप्शन था, तो फाइनली मैंने बॉम्बे बेस चूज़ किया और उसे कुछ ही टाइम बाद मुझे ट्रांसफ़र लेटर आ गया। और फिर उसके बाद में मेरा फिर से ईपी एक्सपायर हुआ था, मैं बॉम्बे चले गई थी, बट प्रॉपर मेरा ट्रांसफ़र का डेट नहीं था तभी। तो फिर उसके बाद में मेरे को दूसरा ईपी आ गया और मेरी फ़्लाइट लग गई थी। तो मैं वापस से आई थी हैदराबाद। मैंने जहाँ पे रेंट पे रही थी मैंने वो रूम खाली कर दिया था और मैं मेरे रिलेटिव्स के यहाँ पे रह रही थी। और तभी हैदराबाद से जद्दा की फ़्लाइट चालू हुई थी। अब जद्दा जाना लाइक बहुत नसीब, मतलब नसीब वाले होते हैं जो मक्का शरीफ मदीना शरीफ जा पाते हैं। तो मैं वहाँ पर अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे रह के बहुत दुआ कर रही थी कि अल्लाह मुझे बुला लो, क्योंकि बॉम्बे से जद्दा की फ़्लाइट नहीं है हमारी एयरलाइन की, और वो हैदराबाद से स्टार्ट हुई थी तभी। तो मैं यही बोली, जब तक मैं हैदराबाद में हूँ प्लीज़ मेरे को अपने पास में बुला लो, बस खाली एक बार बुला लो। मैं बॉम्बे चले जाऊँगी, पता नहीं मेरे को कब मौका मिलेगा जाने का। मैंने बहुत दुआएं की, मैं लिटरली ऐसे नमाज़ पढ़ती थी तो मैं रोती थी, या अल्लाह बुला लो। तो अचानक से मेरे पूरे रोस्टर में स्टैंड बाय था। तो जस्ट एक दिन पहले अचानक से मेरा रोस्टर अपडेट होता है, बॉम्बे टू जद्दा फ्लाइट एंड जद्दा लेओवर। उससे अच्छा मोमेंट कुछ नहीं हो सकता है। मैं इतना खुश हो गई, मैं बोली अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली कि मैं बस वो पैटर्न करके आ रही थी और मैं वापस, ये लोग मुझे बॉम्बे भेज दे रहे थे। अब मैं और ज़्यादा, वो लास्ट फ्लाइट थी मेरी जो मैंने हैदराबाद से किया है, लास्ट फ्लाइट। मैं एज अ बेस, जब मेरा बेस था मैं हैदराबाद में रही थी, तो मेरी लास्ट फ्लाइट थी। और मैं इतना दुआ करी थी अल्लाह ये कुछ दिन के लिए हूँ मैं यहाँ पे, 1 हफ्ते के लिए हूँ, मुझे बस खाली एक बार जद्दा फ्लाइट दे दो, जद्दा का लेओवर मिल जाए, मैं मक्का शरीफ आ जाऊँ। तो मुझे मिल गई जद्दा की फ़्लाइट और मैं लिटरली ऐसे रो रही थी, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बुला लिया, या अल्लाह शुक्र है, ऐसे बोल के मैं बहुत रो रही थी। वो एक फीलिंग होती है, अभी वो मेरे साथ में हो रहा है तो आई नो कि वो फीलिंग कैसी है, कि मैं जा रही हूँ, मुझे मौका मिल रहा है जिसके लिए मैं इतना तरस रही थी। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर मैं फटाफट अपने बैग पैक की, और वो मेरी पुल आउट फ्लाइट थी, शेड्यूल नहीं थी, बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं थी, मेरे रोस्टर में नहीं थी। वो बोलते हैं ना कि अल्लाह से दिल से मांगोगे तो मिल जाएगा, तो वैसे ही था कि मैंने दिल से मांगा और मुझे मिल गया, वो मेरे रोस्टर में नहीं थी। वो कोइंसिडेंट हो गया कि एक लड़की जो उस फ्लाइट में थी उसने सिक रिपोर्ट किया, तो उसके बदले वो लोग ने मुझे भेजा। वो भी एक, वो सब अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह चाहते थे कि मैं जाऊँ उस लड़की के बदले, उस लड़की को फ्लाइट में से उतारा और मुझे बुलाया उन्होंने। तो मैं गई, फाइनली गई, जद्दा में लेओवर मिला और मैंने अपना फ़र्स्ट उम्रा कंप्लीट किया। मेरा फ़र्स्ट उम्रा था जो कि मैं हैदराबाद से गई वहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पहला उम्रा कर लिया। एंड देन वो फ़्लाइट करने के आने के बाद मुझे बॉम्बे ट्रांसफ़र मिल गया। तो गाइज़ ये थी मेरी स्टोरी पूरी, कि मैं कैसे कैबिन क्रू बनी और पहला बेस कौन सा था। और अभी भी जो मेरा बेस है वो बॉम्बे बेस ही है, अब मैं चेंज नहीं करने वाली। अभी न्यू एयरपोर्ट भी वो खुल रहा है, नवी मुंबई वाला, आई डोंट नो अभी क्या होता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं बॉम्बे बेस में ही हूँ, मुंबई में ही हूँ। मुंबई से अब कहीं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। फैमिली के आसपास रहना बहुत अच्छा है, फैमिली से दूर रहोगे तो सच में बहुत रिग्रेट करोगे। बट है कुछ है जो फैमिली से दूर रहते हैं क्योंकि वहाँ पे बेस नहीं है, वो उनकी क्या बोल सकते हैं, उनकी मजबूरी है, वो नहीं चाहते फिर भी उनकी मजबूरी है फैमिली से दूर रहना।
आई रियली अप्रिशिएट, उनको सल्यूट है कि वो इतना टाइम अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, कैसे रह लेते हैं। मैं वो 3 महीने रह के मैंने देख लिया कि वो कितना तकलीफ होता है, क्या होता है। सो अभी मैं हूँ बॉम्बे बेस में एंड मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह से 2 साल हो गए हैं फ्लाई करके, मोर देन 2 इयर्स हो गए हैं मुझे फ्लाई करते हुए इसी एयरलाइन में। एंड गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना सब बहुत कुछ हो गया। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो, अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस आउट कर दिए हैं तो आप मुझे कमेंट करो। आपके जो भी कमेंट रहेंगे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो बनाऊंगी उसमें ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो गाइस ये थी मेरी स्टोरी, कैसे मैं कैबिन क्रू बनी। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।